क्रिस्टल के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत छोटी ही क्लासेस से आप लोग क्रिस्टल के बारे में पढ़ते आए हैं। आपने पढ़ा है, साथ में देखा भी है कि क्रिस्टल के में एक विशेष प्रकार का संरचना होती है। बड़े चमकदार होते हैं, उनके किनारे यानी एजेस बहुत शार्प होते हैं। इन सबका होने का कारण उनमें एक विशेष प्रकार का एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सबसे चमकदार और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो क्रिस्टल है वो हीरा, डायमंड। आप जानते हैं, देखा भी होगा, नहीं देखा तो सुना होगा। हीरा बहुत चमकदार होता है, उसके एजेस एकदम शार्प होते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो और हर एक व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, वो है साधारण नमक, जो कि आपको दुकानों में बोरियों में भरा हुआ डेले के रूप में मिलता है, जिसे पीसकर हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। उस नमक को चूंकि वो दुकान वहां बोरियों में रखा रहता है तो काफी गंदा हो जाता है। यदि आप उसे धोएं तो देखेंगे वो भी एकदम चमकीला रंग का दिखाई देगा, उसके भी एजेस एकदम शार्प होते हैं। इन इन गुणों का होना मतलब इस प्रकार की संरचना होना, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। उसी एटॉमिक अरेंजमेंट को आज हम देखेंगे। तो क्रिस्टल को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें लैटिस यानी जालक के बारे में पता होना चाहिए। लैटिस क्या है? लैटिस is a regular and periodic arrangement of points in space। मतलब लैटिस यानी जालक त्रिविम में जो बिंदु हैं उनका आवर्ती आव्यूह होता है। आपको कुछ नहीं करना है, त्रिविम में स्पेस में पॉइंट्स का रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट करना है। मतलब जो बिंदु हैं वो क्रमागत रूप से क्रमागत मतलब एक के बाद एक आवर्ती रूप से व्यवस्थित करने हैं। अब आप सोचेंगे त्रिविम में हम बिंदुओं को किस तरह से पॉइंट लगा सकते हैं। तो वास्तव में पॉइंट लगाने नहीं होते, पॉइंट उनकी कल्पना करनी होती है। आपको कल्पना करनी है कि त्रिविम में बिंदुओं का रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट है। इसमें आपको किसी तरह का और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको रेगुलर मतलब एक के बाद एक आने वाला आवर्ती क्रम से आपको पॉइंट्स को अरेंज करना है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये 4 एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक बहुत साधारण बिंदुओं का अरेंजमेंट किया है। वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है बिंदुओं के बीच में, वही डिस्टेंस वेक्टर बी के डायरेक्शन के बीच में है और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शंस में जो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर बिंदु इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा है वेक्टर बी के डायरेक्शन में बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। इसमें आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस है
वो वेक्टर बी के डायरेक्शन में बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस से कम है, किंतु उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है। तो इस आप इन सब को देख के ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल जो है ये ध्यान रखा गया है कि बिंदुओं के बीच का बिंदु इस तरह से अरेंज करें, मतलब बिंदुओं के अरेंज होने की कल्पना इस तरह से करें कि उनका रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट हो। आपको इस बात में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है बिंदुओं के बीच में और वेक्टर बी के डायरेक्शन में बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस कितना है, और साथ में ना ही उन दोनों के बीच के एंगल का। बस आपको जो ध्यान देना है कि जो एक बार आपने वेक्टर ए के डायरेक्शन बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस ले लिया है वो हर बिंदु के बीच का होना चाहिए। वैसे ही जो वेक्टर बी के डायरेक्शन में आपने बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस ले लिया है वो वही उस दिशा में वही डिस्टेंस हर बिंदु के बीच का होना चाहिए। और जो एक बार एंगल आपने ये जो डिसाइड कर लिया है वो हर एक के बीच में यही एंगल होना चाहिए। मतलब आपको और किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना वेक्टर ए के डायरेक्शन के वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबाई का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साथ में उन दोनों के बीच के मध्य बनने वाले एंगल का के बीच में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बस आपको ये कल्पना करनी है कि बिंदुओं का रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट हो। बस दूसरी जो चीज है, दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा, दैट इज बेसिस। बेसिस इसे हिंदी में अवयव कहते हैं। अवयव बेसिस क्या है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू ईच पॉइंट। यानी अवयव क्या है? परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कि हर बिंदु पर हर जो लैटिस पॉइंट है उसके ऊपर आपको रखना है, वो बेसिस कहलाता है। इसे मोटिफ भी कहते हैं। कई किताबों में आपको मोटिफ पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या है? बेसिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो आपको हर पॉइंट पर रखने हैं। तो मतलब आपने पहले आपको लैटिस की कल्पना करनी है, फिर उसमें आप बेसिस पुट अप करेंगे। मतलब हर पहले आपने बिंदु रेगुलर पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स कर लिया, उसके बाद हर एक पॉइंट पर आपको बेसिस पुट अप करना है। बेसिस क्या है? बेसिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जो आपको हर पॉइंट पे मिलना है। ये अगर आप कर देंगे तो जो फाइनल आपको मिलेगा वो क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल में बिल्कुल आप जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, मतलब हर एटम अपने पर्टिकुलर प्लेस पर सिचुएटेड होता है। आप इसे बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं और ग्राउंड में कोई परेड हो रही है जिससे सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन पर हैं। तो क्रिस्टल को आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे कि सोल्जर्स अपनी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर स्थित होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल लेके देखें कि जैसे हमने बात की कि आपको रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स करना है। तो ये आपका देख रहे हैं एक बिल्कुल रेगुलर पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स कर रखा है। ये 2 डायमेंशन में है। 3rd डायमेंशन की कल्पना आपको खुद करनी पड़ेगी। द्विविम में है क्योंकि ये स्क्रीन है, इस कारण से केवल एक एक्सिस और दूसरी एक्सिस मिलेगी। 3rd एक्सिस सी की कल्पना आपको स्वयं करनी पड़ेगी क्योंकि नेचर में 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको कल्पना करनी है। नेचर के क्रिस्टल्स के बारे में हमें स्टडी करना है। अब आपको ये लैटिस आपने डिसाइड कर ली, अब इसमें हमें बेसिस पुट अप करने हैं। तो बेसिस हमारा जो एक एटम है वो बेसिस है, केवल एक एटम का बेसिस है। तो अब इस बेसिस एटम को हमें हर पॉइंट पर रखना है। तो देखिए इस तरह से हर पॉइंट पर आप
बेसिस पुटअप करते जाइए, तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो लैटिस कहलाता है। सॉरी, ये क्रिस्टल, ये जो फाइनली मिला ये आपको क्रिस्टल का अंदर का एटॉमिक अरेंजमेंट प्राप्त हुआ है। एक और एग्जांपल ले लें, ये फिर आप रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। इसमें जो बेसिस है वो 2 की ले रखी है। ये एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है। ये दोनों मिलकर, जैसे हमने बात की थी, एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू ईच पॉइंट, मतलब एक एटम भी हो सकता है, 2 एटम भी हो सकते हैं और 2 से बहुत ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है। आपको हर पॉइंट पर ये पेयर को पुटअप करना है। तो ये जो फाइनल आपको मिला है, ये आपको एक क्रिस्टल मिला है। ये क्रिस्टल के अंदर यदि आप एटॉमिक अरेंजमेंट देखेंगे तो इस तरह का मिलेगा। तो हमने बात की है कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल लैटिस और बेसिस से मिलकर बना है। लैटिस क्या है? लैटिस रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट है पॉइंट्स का। और बेसिस क्या है? बेसिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि हर पॉइंट पर अटैच होते हैं। तो लैटिस प्लस बेसिस आपको क्रिस्टल देगा। लेकिन एक बात दिमाग में आती है कि क्या नेचर में जो क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं उनमें क्या पहले नेचर ने पहले पॉइंट्स बनाए होंगे और उसके ऊपर क्या उसके ऊपर एटम रखा गया है? लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर पॉइंट्स को त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स बना के और फिर एटम नहीं रखे हैं, बल्कि आप जो नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, आप जब उनके एटॉमिक अरेंजमेंट को आप स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं कि हम उन्हें इस तरह से आसान तरीके से समझ सकते हैं कि पहले हम उसमें एक कल्पना करें कि कोई लैटिस है, लैटिस की कल्पना करें और फिर उस पर हम ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम अरेंज करें तो हमें वो पूरा नेचुरल क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि पहले आप अगर क्रिस्टल में से एटम हटाएं तो वहां बिंदु मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो बस हम लोगों ने समझने के लिए, जिससे हम आसान तरीके से क्रिस्टल की एटॉमिक अरेंजमेंट को समझ सकें, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि पहले हम बिंदुओं की कल्पना करें और उस पे एटम अटैच करें तो हमें वैसे ही क्रिस्टल मिलेगा जो कि नेचुरल क्रिस्टल है। नेक्स्ट टर्न में हम लोग यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।